हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। मैं हूं सीएसईएस दीपक अग्रवाल। मैं हूं आपका मेंटर फॉर सीएमएसएल। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया है और सीएमएसएल का पेपर हुआ था शॉकिंग पेपर। जी हां, शॉकिंग पेपर था क्योंकि बहुत सारा अच्छा चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सब बात किया जाए इनसाइडर ट्रेडिंग का, एसएएसटी का, सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर रेगुलेशन, पीएफयूटीपी से, ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो चार बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और बहुत ही ज्यादा ऑफ बीट क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चे लोग को ये प्रॉब्लम हो रहा था कि यार क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करें। लेकिन अगर आप लोग ने अगर कंसेप्चुअली सारा चीज पढ़ा है तो आराम से आप आंसर कर सकते थे, आराम से आंसर कर सकते थे। आज वही पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सीएमएसएल जून 2026 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करें। पूरा लास्ट तक बने रहेगा, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। इस पेपर में जो भी डाउट्स था वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चालू करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए से है। टोटल नंबर यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। कहाँ है? 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन पूछा गया, 2 तो चॉइस क्वेश्चन रहता है, तो 2 तो चॉइस क्वेश्चन हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए पार्ट 1 में। पार्ट 1 कैपिटल मार्केट से है। कैपिटल मार्केट से आ जाता है पार्ट 1, ठीक है, जो कि 40 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है, ओके। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका डिपॉजिटरी से पूछा गया। किससे पूछा गया है? डिपॉजिटरी से पूछा गया है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग है। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे रॉन्ग है। फिनटेक लिमिटेड, अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी फ्रॉम अ रैपिडली ग्रोइंग डिजिटल फाइनेंस सेक्टर, एम टू एंटर इनटू सिक्योरिटीज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बाय एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ न्यू एंड लीडिंग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ओके, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना चाहता है, डीपी बनना चाहता है, ठीक है, डीपी बनना चाहता है, ठीक है। बिकॉज विद द इंक्रीज इन पेपरलेस ट्रेडिंग एंड ग्रोइंग इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन, its management believe that this is a lucrative opportunity. Therefore, the management applies for registration under SEBI Depositories and Participation Regulation 2018. The company proudly claims to have cutting-edge ambition, but in real term, it's a mixed picture of preparedness. Okay, the company has a net worth of 75 crore. Management feel that this level is sufficient to meet the general infrastructure for such an institution. Its promoter consists entirely of private sector and venture capitalists in India with no financial institution as participant. X, an Indian resident is holding 4% of the paid up equity capital. बोला X इसमें होल्ड करता है, किसमें? फिनटेक में। कितना होल्ड कर रहा है? 4%। एंड डिजायरस टू इंक्रीज इट बाय एडिशनल 6%। बोल रहा है प्लस 6% इसमें और करेगा होल्ड, तो कितना बन जाएगा? 10% हो जाएगा, ठीक है। वही डिपॉजिटरी का अगर आपको डिपॉजिटरी का बनना है तो कितना परसेंटेज होल्डिंग कर सकते हैं, वो उसका पॉइंट यहाँ पे डाला गया है, ओके। अब देखिए द कंपनी इज येट टू डेवलप टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सिस्टम टू मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकता है, ओके। तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन नहीं कर सकता है। द मैनेजमेंट टीम इज वेरी एंथुसियास्टिक एंड एनर्जेटिक, दो दे डोंट हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लार्ज स्केल सिक्योरिटीज मार्केट। बोल रहा है एक्सपीरियंस भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है मैनेजमेंट को, ओके। पूरा डिस्पाइट इट्स एम्बिशियस विजन टू revolutionize the depository business, the management of fintech limited know that there will be more challenges in the smooth running of the operation, because management feels that there will be some operational issue on reconciliation of the records of dematerialized security on monthly basis, as well as the audit report required for the purpose of reconciliation of the total issued capital, listed capital and capital held in dematerialized form can be issued by the chief manager CFO, okay। तो बोले सीएफओ क्या करेगा? सीएफओ क्या करेगा? रिकंसाइल करेगा। सीएफओ क्या करेगा? रिकंसाइल करेगा डॉक्यूमेंट को, रिकंसाइल करेगा कैपिटल को, और वो एक रिपोर्ट देगा, ठीक है। और सीएफओ अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये लोग को बताना है कि मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितना है फिनटेक लिमिटेड के लिए, मिनिमम नेटवर्क रिक्वायरमेंट। तो यहीं पे ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट इस बात को मानेगा नहीं कि इंस्टीट्यूट ने गलत क्वेश्चन दिया है, लेकिन क्वेश्चन गलत तरीके से फ्रेम हुआ है। यहाँ पे फिनटेक को बोलना चाहिए था आप लोग को डिपॉजिटरी, ना कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ओके। फिनटेक लिमिटेड शुड अप्लाई फॉर डिपॉजिटरी। वो एक डिपॉजिटरी का लाइसेंस लेना चाहता है, तब फिर आप नेटवर्क का क्वेश्चन पूछ सकते थे। नेटवर्क का क्वेश्चन अगर आपको डीपी के लिए पूछना है तो एनएसडीएल का अलग लिमिट है और सीडीएसएल का अलग लिमिट है, ठीक है। एनएसडीएल का अलग लिमिट है, सीडीएसएल का अलग लिमिट है। 3 करोड़ के आसपास का लिमिट है एनएसडीएल और सीडीएसएल के लिए, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में एनएसडीएल और सीडीएसएल का रिस्पेक्टिव, आप लोग को ये पता है डीपी का लाइसेंस लेना पड़ता है, डीपी को अपना बाईलॉज फॉलो करना पड़ता है, जो कि एनएसडीएल और सीडीएसएल बनाएगा, ठीक है। एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या करता है? डीपी का एजेंट है, डीपी उसका एजेंट है एनएसडीएल और सीडीएसएल का, ठीक है। तो वो एक डीपी क्या करता है? डीपी क्या करता है? डीमैट अकाउंट खोलने में हेल्प करता है, एनएसडीएल को हेल्प करता है, ठीक है। तो एनएसडीएल और इन्वेस्टर के बीच का लिंक है डीपी, ठीक है। तो अगर आपको डीपी का नेटवर्क पूछना है तो डीपी का नेटवर्क विल बी एज डिसाइडेड बाय
NSDL एंड CDSL, ओके। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा है, यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए पूछा है ना। अगर डीपी के लिए, अगर डिपॉजिटरी के लिए पूछा होता तो 100 करोड़ लिख देते कि हाँ 100 करोड़ का नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे नेटवर्थ रिक्वायरमेंट 100 करोड़ नहीं फिल कर पा रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है फिनटेक लिमिटेड वांट टू रिकंसाइल द रिकॉर्ड ऑफ डीमैट सिक्योरिटीज ऑन मंथली बेसिस। भैया डीमैट सिक्योरिटी मंथली बेसिस में खाली डिपॉजिटरी कर सकता है, डीपी नहीं कर सकता है, डिपॉजिटरीज ही कर सकता है। तो आप क्वेश्चन ही गलत फ्रेम कर रहे, बच्चा आंसर कैसे करेगा बताओ, बच्चा आंसर कैसे करेगा, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ओके। रिकंसिलेशन जो करना होता है डे टू डे बेसिस में करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डे टू डे बेसिस में करना पड़ता है, मंथली बेसिस में नहीं करना पड़ता है, डे टू डे बेसिस में करना पड़ता है, ओके। और कौन करता है, डिपॉजिटरी करता है। कौन करता है, डिपॉजिटरी करता है, डिपॉजिटरी करता है। ऑडिट में हम लोग पढ़े ना, क्या इज द CFO ऑफ फिनटेक लिमिटेड एलिजिबल टू इशू द ऑडिट रिपोर्ट, नो नो। लेकिन ये भी क्वेश्चन डिपॉजिटरी का है ना, डिपॉजिटरी के लिए डिपॉजिटरी करता है सब, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट थोड़ा ना करता है यार। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास राइट ही नहीं है कि वो डीमैट सिक्योरिटीज का क्या कर सकता है, रिकंसाइल कर सकता है। वो तो खाली अपने पास ही जितना सिक्योरिटी उसी का कर पाएगा ना, पूरा कंपनी का थोड़ा ना कर पाएगा। NSDL एंड CDSL 2 सिक्योरिटीज है, वो लोग के पास राइट्स है ये सब करने का, ये लोग के पास थोड़ा ना राइट्स है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। सारा क्वेश्चन देखो यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया है। एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट, हाँ पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में डेटा रखना चाहिए। यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं। देखिए हम लोग ने पढ़ा है ना, it should have adequate number of participant, should have adequate infrastructure and system, okay। बाइलॉ बनाना पड़ेगा, बाइलॉ को अप्रूव करना पड़ेगा, सेबी से रजिस्टर करना पड़ेगा, बाइलॉ को अप्रूव कराना पड़ेगा, ठीक है, ओके डन। तो यहां पे क्या है, आपका क्वेश्चन ही पूरा गलत फ्रेम किया गया है, ओके। रेगुलेशन दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन फिनटेक लिमिटेड, वही डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018, ठीक है। सेबी एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। तो ये तीनों एक्ट, तीनों रेगुलेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है ना, गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन क्या गलत हो जाए, गलत हो जाता है। खाली एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो। अगर मैं तो बोलूंगा 10 में से 10 देना चाहिए। जो भी क्वेश्चन, जो भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को, चाहे एज अ डीपी आंसर किया है, चाहे डिपॉजिटरी आंसर किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में 10 आउट ऑफ 10 देना चाहिए इंस्टीट्यूट को। मैं एक इंस्टीट्यूट को एक RTI भी लिखूंगा कि इंस्टीट्यूट ने जो ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, इसमें इंस्टीट्यूट क्या करने वाला है। 10 में 10 देना चाहिए इंस्टीट्यूट को, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सन Advisory Services Limited. Sun Advisory Services, a growing financial advisory, has recently expanded its client base by offering both full-time and part-time advisory services. Full-time and part-time दोनों कर रहा है कौन, Sun Advisor. Sun Advisory Services एक क्या है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। क्या है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, एडवाइजरी देता है, ठीक है। द फर्म हैज स्टार्टेड रेफरिंग टू सम ऑफ इट्स एम्प्लॉय एज पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर in its official communication and promotion material, okay. However, these advisors are handling large number of clients and provide advisory services along with other professional engagement. In addition to this, Sun Advisor has not clearly disclosed the limitation and scope of service offered by such part-time advisor to its client. It also continues to onboard new clients without properly monitoring the number of clients being handled. As a result, even some of the experienced part-time advisor are handling close to 100 clients. बोल रहा है part-time advisor क्या कर रहा है ना, पार्ट टाइम एडवाइजर आपका 100 क्लाइंट से ज्यादा मैनेज कर रहा है, ठीक है। 100 क्लाइंट से ज्यादा मैनेज कर रहा है। बोल रहा है एक कंपनी है, कंपनी में अलग अलग आदमी लोग बैठा हुआ है, एक कंपनी है, वो एडवाइजरी सर्विसेज देता है और हर एक क्लाइंट को अलग अलग इंडिविजुअल मैनेज कर रहा है, ठीक है। सन एडवाइजर सर्विसेज एक अम्ब्रेला है, एक कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज लोग हैं। अब उस एम्प्लॉय में कुछ पार्ट टाइम एडवाइजर है और कुछ फुल टाइम एडवाइजर है, ठीक है। तो पार्ट टाइम एडवाइजर के लिए अभी एक नया रूल आया ना कि इन्वेस्टमेंट पार्ट टाइम एडवाइजर लोग को क्या क्या करना है एज पर सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024 में, ठीक है, okay. However, the plan therefore these amendment brought significant changes, especially in the classification and functioning of the investment advisor. However, the firm is planning to operate with 50 crores of net worth limit. As a result, in recent regulatory review, questions are raised regarding whether Sun Advisory Services has complied with the amended provisions relating to the definition, scope, disclosure and operation limit of part-time investment advisor. Concerns are also expressed about investor protection and clarity of communications. देखो अब तुमको ज्यादा क्वेश्चन में घुसना नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा है खाली उसी का आंसर देना है। यहाँ पे जो ज्ञानबाजी किया उससे हम लोग को मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग को खाली क्वेश्चन देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एज इंट्रोड्यूस। तो पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कौन होता है, पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आर दोज, okay, past-time investment advisor are those who for a consideration provide investment advice services to the client, ठीक है। they are engaged in other engagement also, professional और business engagement वो लोग का रहता है। तो वो लोग पार्ट टाइम सर्विसेज में रहता है, फुल टाइम सर्विसेज में नहीं रहता है, तो ठीक है, वो लोग पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्विसेज देता है, ओके।
तो वो लोग क्या करता है, दे आर इनटू इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्लस अदर प्रोफेशनल और बिजनेस एंगेजमेंट। ठीक है, बाकी एकदम सेम है, जो आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज में पढ़ा है वही एकदम पूरा सेम है। ओके ओके, स्टेट द रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ क्लाइंट फॉर पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अब देखो पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लिमिट है 75। ओके, ये लिमिट कितना है 75। ठीक है, 75 इज द लिमिट। ओके, अगर मान लीजिए आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप इंडिविजुअल है प्रॉपर, अगर फुल टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइस सर्विसेज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, फुल टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइस अगर सर्विस दे रहे हैं, अगर आप क्या इंडिविजुअल है और अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हैं, तब आपका लिमिट कितना है 300 है शायद। ओके 300 है। ओके, और अगर आप कॉर्पोरेट है, अगर आप कॉर्पोरेट है तो कोई लिमिट नहीं है, कॉर्पोरेट है तो कोई लिमिट नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम है, अगर पार्ट टाइम है तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल है ना, पार्ट टाइम है तो आपको कितना लिमिट है 75। 75 से ज्यादा को आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस सर्विसेज नहीं दे सकते। ओके, Which SEBI regulation will be applicable to Sun Advisory Services? Sun Advisory Services क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा है ना, तो SEBI इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन से की, SEBI इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन, SEBI इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स रेगुलेशन। ये सब क्वेश्चन में तो आपको पूरा मार्क्स मिलना चाहिए ना, SEBI इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन 2013 लिख के आ जाओ, बस पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ओके सर, अगर 2013 नहीं लिखा हाफ मार्क्स तो देगा ही। ठीक है, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ नेटवर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ सन एडवाइजर सर्विसेज एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। जैसे कि आपको पता है ना, अभी अमेंडमेंट करने के बाद, ये जो लिमिट है ना, लिमिट को हटा के क्या कर दिया गया, डिपॉजिट वाला सिस्टम ला दिया गया। क्या कर दिया गया, डिपॉजिट। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सन एडवाइजर लिमिटेड को अभी कोई नेटवर्थ रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जितना इन्वेस्टमेंट एडवाइस सर्विसेज देते हो उतना आपको डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, उतना आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप से होता है, अगर आपने गलत एडवाइस दिया क्लाइंट को, अगर या फिर डिस्प्यूट हो गया आपका क्लाइंट के संग, तो वो डिपॉजिट आपसे ले लिया जाएगा, वो डिपॉजिट क्या कर लिया जाएगा, आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखो डिपॉजिट कितना है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर शैल मेंटेन अ डिपॉजिट ऑफ सच सम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बोर्ड जितना बोलेगा तुमको उतना डिपॉजिट रख के रखना पड़ेगा। अब नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट चला गया, अब नेटवर्थ आपको नहीं रखना है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को या पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को, क्या रखना पड़ेगा, नेटवर्थ रख के रखना पड़ेगा। और ये जो नेटवर्क, ये जो आपका डिपॉजिट है, डिपॉजिट आपको क्या करना पड़ेगा, इन द फेवर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ लियन। तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लोग का जितना भी डिपॉजिट है उसको क्या करके रखेगा, सिक्योरिटी तौर पे रख के रखेगा। अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपका ये पैसा नहीं दे पाता, अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्लाइंट को ठीक से पैसा नहीं देता है, ठीक से सर्विसेज नहीं देता है और कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो इस डिपॉजिट का मदद से क्लाइंट को रिइंबर्स किया जाएगा। ओके डन। स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंप्लायंस ऑडिट। ठीक है, कंप्लायंस ऑडिट कराना पड़ेगा ना, कंप्लायंस ऑडिट पूरा बता देंगे हम लोग। कंप्लायंस ऑडिट पढ़े हैं, कंप्लायंस ऑडिट जबरदस्त तरीके से पढ़े हैं ना। कंप्लायंस ऑडिट कराना पड़ता है किसको, हर एक इंटरमीडियरी को। इंटरमीडियरी को हम लोग ने पढ़ा है ना, इंटरमीडियरी। यहाँ पे इंटरमीडियरी कौन हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। कौन हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इसको भी क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस ऑडिट कराना पड़ेगा। किससे कराना पड़ेगा, एक सीएस को अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। ये देखिए, ये भी आपका अमेंडमेंट में आया हुआ है, ये भी आपका अमेंडमेंट में आया हुआ है। तो एक सीएस को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। देखिए, नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, यहाँ पे सन एडवाइजर सर्विसेज क्या है, नॉन इंडिविजुअल है ना, इसको अपॉइंट करना पड़ेगा एक कंप्लायंस ऑफिसर को या फिर एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को। ही इज अ मेंबर ऑफ आईसीआई, आईसीएसआई और आईसीएमआई और अ मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी provided such person a professional holds a relevant certificate from NISM, okay, who shall be responsible for monitoring the compliance by an investment advisor in respect of requirement of the board. ठीक है, ओके ओके। तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा या फिर एक सीएस या सीएमए को अपॉइंट करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, जिसके पास साथ साथ एनआईएसएम का भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एनआईएसएम का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और वो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा डे टू डे कंप्लायंसेस का, एक्ट का, रेगुलेशन का, जो भी सेबी का रेगुलेशन से एक्ट है उसको वो क्या करेगा, कंप्लायंस करवाएगा। ओके डन। तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी था। अगर आपका पार्ट टाइम वाला चीज पढ़ा हुआ होगा तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी था। तो यहाँ पे बच्चे लोग थोड़ा ट्रिकी हो गया, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो अमेंडमेंट भी लेके आया ना, उसमें कहीं पे भी ये वाला पार्ट का जिक्र नहीं था कि
नंबर ऑफ क्लाइंट कितना होना चाहिए, ये वाला बात कहीं पे भी नहीं था, ठीक है। चलिए ये सब तो हम लोग फिर भी बना के, ये भी सब हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हम लोग पढ़े थे। लेकिन जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, वो बच्चों लोग के लिए नया आ गया था। तो अगर आप लोग ने नहीं भी लिखा है ना इसका आंसर, फिर भी 8 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो भी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किया। ये भी क्वेश्चन क्या था, थोड़ा ट्रिकी था। तो पहला वाला क्वेश्चन तो ट्रिकी था ही। पहला वाला क्वेश्चन ट्रिकी इसलिए था क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन था। सेकंड वाला क्वेश्चन पूरा अमेंडमेंट से पूछ लिया गया, और जो इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट भी दिया था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला डिस्कशन नहीं था, ठीक है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में आ जाइए। देखिए, एन हैज रिसेंटली बीन एलिवेटेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन टू डायरेक्टर इन अ लिस्टेड कंपनी नेम ग्रीन टेक इंडिया लिमिटेड। In his first board meeting, he wanted to know from the company secretary about a bond and also how many type of bond are issued in Indian capital market। तो बोलिए बॉन्ड के बारे में जान रहा है। अब इससे इजी क्या सवाल पूछेगा आपसे, बॉन्ड के बारे में जाना जा रहा है। तो बॉन्ड तो यार हम लोग जबरदस्त तरीके से पढ़े हुए हैं। ये देखिए हम लोग के मैट में आपको बॉन्ड का मिल जाएगा, ठीक है। What kinds of security can be held in demat form? Bonds are the securities which can be held in demat form, okay। ठीक है, देखो हम लोग पढ़े थे ना, डिबेंचर्स इंक्लूड डिबेंचर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी वेदर और नॉट कंस्टिट्यूइंग एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, ठीक है। फीचर्स क्या है बॉन्ड का? इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ इंडेटनेस इशूड बाय अ कंपनी, हैज अ फिक्स्ड रिडेम्पशन डेट, कैरीज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आल्सो कॉल्ड अ कूपन डेट, मे बी सिक्योर्ड एंड मे बी अनसिक्योर्ड, इंटरेस्ट इज पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, ओके। वेयरएज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है जो गवर्नमेंट इशू करता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है जो कॉर्पोरेट इशू करता है, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स होता है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड्स होता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड भी होता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स भी होता है, ठीक है। डन। अब आइए, with online digitization of day-to-day operation in Indian stock exchange, their operational risk have increased multifold. To mitigate this risk, in the recent past, Securities and Exchange Board of India has initiated various risk management measures. Elaborate the initiative taken by SEBI in this aspect. ठीक है, तो ये हम लोग ने पढ़ा कहाँ है, रिस्क मैनेजमेंट इन सेकेंडरी मार्केट, वीआर बेस्ड मार्जिन सिस्टम, वोलेटिलिटी जहाँ दिखेगा, जहाँ पे वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी दिखेगा उस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा ना मार्केट को। वही बोला था ना, ये देखिए वोलेटिलिटी, ग्रेडेड जीएसएम मेजर्स, एएसएम, ईएसएम, आईबीसी, ऑन द बेसिस ऑफ वीआर कैटेगरी वाइज डिवाइड करेगा, स्टेज वाइज डिवाइड करेगा। तो वोलेटिलिटी किस में ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट होगा, किस में लोअर प्राइस बैंड होगा, किस में मार्जिन ज्यादा होगा, किस में मार्जिन कम होगा, बेस्ड ऑन वीआर मेजर करेंगे। ग्रुपिंग द स्टॉक इन 1 or 2 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी एंड वोलेटिलिटी, मार्क टू मार्केट मार्जिन कलेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद डीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेडिंग टर्मिनल्स आफ्टर ब्रीचिंग ऑफ एक्सपोजर मार्जिन, इंडेक्स बेस्ड सर्किट फिल्टर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मार्जिन फ्रॉम सेट इंस्टीट्यूशनल बायर्स ऑन T+1 बेसिस, ठीक है। फिर वीआर क्या होता है हम लोग ने बताया था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी देगा, क्या देगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ आरबीआई, ठीक है। दीज आर और वेरियस रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स, okay, these are risk management measures in the secondary market which are taken by SEBI, okay। तो ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा था, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा ऑफबीट क्वेश्चन था, ओके। तो ये देखिए 5-5 क्वेश्चन, 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आ जाइए, elaborate the penalties as imposed under section 23C, 23D and 23E of the Securities Contract Regulation Act, ठीक है। तो वो तो इजी है ना, 23C D E आराम से लिख के आ जाओगे ना। 23C क्या बोलता है, 23C बोलता है इन्वेस्टर ग्रीवांस के बारे में, क्या बारे में, इन्वेस्टर ग्रीवांस के बारे में। अगर 23C में क्या बोलता है, 23C बोलता है इन्वेस्टर ग्रीवांस। अगर आपने इन्वेस्टर ग्रीवांस को ठीक से सॉल्व नहीं किया, अगर कंपनी इन्वेस्टर ग्रीवांस को ठीक से सॉल्व नहीं करती है, तो क्या है 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़, 111। फिर उसके 23D क्या आता है, 23D क्या बोलता है, सेग्रीगेशन ऑफ क्लाइंट अकाउंट। अगर सेग्रीगेशन ऑफ क्लाइंट अकाउंट मतलब भैया अलग अलग अकाउंट में ब्रोकर का अपना अलग अलग अकाउंट में उसको पैसा रखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ही अकाउंट में पैसा रख रहा है, सारे क्लाइंट का नहीं चलेगा। तो उसमें भी क्या होगा, 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़, ओके। फिर 23E आ जाइए, 23E क्या है, लिस्टिंग और डीलिस्टिंग कंडीशंस को अगर आपने फॉलो नहीं किया, लिस्टिंग और डीलिस्टिंग कंडीशंस को पता है ना, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको लिस्टिंग करना है तो उसके संग एक लिस्टिंग अग्रीमेंट होता है, कुछ लिस्टिंग कंडीशंस होता है, ठीक है। लिस्टिंग कंडीशंस होता है, जैसे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना है, 25% आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आपने महीने नहीं मेंटेन करके रखा तो इसमें पेनल्टी क्या है, 1 लाख
1 लाख पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़। ओके, तो 25 सी डी एंड ई का सेक्रा का ये हो जाता है, ठीक है। ओके, जनरली पेनल्टीज सेबी से पूछा जाता है, सेक्रा से फर्स्ट टाइम पूछा गया, तो ये भी थोड़ा ऑफ बीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देखो ऑफ बीट थोड़ा पूछा गया, थोड़ा पेपर डिफिकल्ट की तो डिफिकल्ट नहीं बोला जाएंगे, थोड़ा मतलब ऑफ बीट क्वेश्चन, मतलब जहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बच्चे कम ध्यान देते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओके, लेकिन जितना भी जगह अगर पेनल्टी डिसाइड करना है, कौन डिसाइड करेगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, तीन चीज को देखेगा, नेचर ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, कितना गेन हुआ है, कितना प्रोपोर्शनेट गेन हुआ है, कितना प्रोपोर्शनेट लॉस हुआ है सामने वाले को, ये तीन फैक्टर्स को, रेपिटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, ये सारा चीज को देख के क्या करेगा, आपका पेनल्टी डिसाइड होता है, ठीक है। अब आ जाइए, Innovate Corporation Limited, a special purpose acquisition company, proposes to list its share on a recognized stock exchange under prescribed regulatory framework. The company desires to raise $25 million through an IPO. Okay. Further, the company allows investor to apply with a minimum application size of $50,000. ठीक है. The listing compliances of SPSE as required under regulatory provision. तो बोला SPSE को लिस्ट करने के लिए क्या रेगुलेटरी कंडीशंस है वो आपको बताना है इसमें. तो देखिए हम लोग ने स्पैक का, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन व्हीकल, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी का, एसपीएससी का, शैल बी एलिजिबल टू रेज कैपिटल थ्रू आईपीओ ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ओनली इफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यूर इज टू इफेक्ट अ मर्जर और एमलगमेशन और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और एसेट ऑफ अ कंपनी हैविंग बिजनेस ऑपरेशन. तो उसका मेन काम क्या होगा, मर्जर करना, एमलगमेशन करना या एक्वायर करना एक कंपनी को जिसका बिजनेस ऑपरेशन है, उसका कोई ऑपरेटिंग बिजनेस खुद का, उस कंपनी का खुद का कोई ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं होगा. ठीक है. इसको ऑफर फॉर सेल कितना होना चाहिए, $50 million or any other amount as may be specified by the authority from time to time. ठीक है. Further, the sponsor should hold at least 20% of the post issue capital. Minimum application size कितना होगा, $250 million. Minimum subscription at least 75%. ओके. और उसके बाद एक एस्क्रो अकाउंट रख के रखना पड़ेगा. ठीक है. और इन्वेस्टमेंट पेंडिंग जितना अनयूटिलाइज अमाउंट होगा उसको 1 ईयर के अंदर अंदर में, एक्विजिशन टाइमलाइन 3 साल से और ज्यादा से ज्यादा 1 साल और उसको 4 साल के अंदर एक्विजिशन अपना कंप्लीट कर देना पड़ेगा. ओके, डन. तो ये आपका कंडीशन था एसपीएसी का. ओके, डन. ओके, तो यहां पे देखिए यूएसडी कंपनी डिजायर्स टू रेज $25 million लिखा हुआ है. ठीक है. 50 मिलियन और अबव बोला है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा ना, 25 मिलियन से ज्यादा, 25 मिलियन से कम नहीं होना चाहिए. ठीक है. चलो आ जाओ. अभी आगे आप 2A का 1 में आएंगे. 2A का 1 में तो देखो अभी आपका अभी पार्ट 1 में कहां से कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, ये भी हम लोग बाद में करेंगे जब 2A का 1, 2, 3 तीनों कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाओ. द राइट इशू अलाउज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब टू एडिशनल शेयर्स. Shareholder also have an option to transfer the right to another person through renunciation. Explain the concept of right entitlement and the procedure to renounce such right as per the regulations of the Security Exchange Board of India. तो हम लोग ने पढ़ा है ना कि राइट को क्या कर सकते हैं, रिनाउंस भी कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, रिनाउंस भी कर सकते हैं. ठीक है. बोले ना पार्ट रिनाउंसमेंट होता है, फुल्ली रिनाउंस कर सकता है, पार्ट रिनाउंस कर सकता है. ठीक है. या फिर कुछ भी नहीं कर सकता है, सब राइट होता है. ठीक है. शेयर होल्डर लोग के पास right entitlement gives right to the existing shareholder to subscribe to the additional share of the company. Existing shareholder can subscribe to the shares of the company by making an application to the RTI after the announcement of right issue. ठीक है. If the existing shareholder has physical share certificate, they can also apply to RTI for additional share 2 days before closing of the issue, and after the allotment the right share shall be get credited to their demat account 1 day before closing of the issue. Okay. Various options available to right entitlement holder: apply in full, apply in part and renounce the other part, apply in part and renounce the not renounce other part, renounce in full, apply in full and ask for additional shares. Okay. Different types of right announcement क्या होता है कि different type of renunciation क्या होता है, on market transfer होता है and off market transfer होता है. On market here the rights are renounced through the broker in a stock in share market. Okay. And off market here the rights are renounced between the two investors outside the market. After the announcement the right holder shall inform the depository. ठीक है. ओके. फिर उसके बाद आईपीओ का जो जनरल कंडीशन है वो भी आप लिख के आ सकते हैं राइट इशू के केसेस में. ओके. ओके, डन. तो ये वाला क्वेश्चन इजी था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था. ओके. अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में. ठीक है. 2A का सेकंड नंबर क्वेश्चन. 2A का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, टू ए का सेकंड नंबर क्या बोलता है, डी इज अ सीनियर डायरेक्टर ऑफ ARN लिमिटेड. डी इज अ सीनियर डायरेक्टर ऑफ ARN लिमिटेड.
D is a senior director of ARN Limited, a listed company with NSE. Okay, about 4 months ago, D received a summon in his personal capacity from the SEBI regarding the involvement in insider trading activities of SGN Limited, SGN Limited. ठीक है, D बोल रहा है कि सीनियर डायरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर है किस कंपनी का? ARN लिमिटेड का, ARN लिमिटेड का डायरेक्टर है। ओके, अब डी को समन मिला है पर्सनल कैपेसिटी में। सेबी क्या किया, डी को एक समन दिया है, ठीक है, बोल रहा है कि डी इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है कौन सा कंपनी में? SZN लिमिटेड में कर रहा है, SZN लिमिटेड में इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। ओके, बोथ दिस कंपनीज आर नॉट रिलेटेड, ARN लिमिटेड और SZN लिमिटेड रिलेटेड नहीं है इन अ वे दैट इज नाइदर कॉमन बोर्ड नॉर डायरेक्टर नॉर मैनेजमेंट, किसी का कोई कॉमनैलिटी नहीं है। ऑन 14th में सेबी इंपोज द पेनल्टी ऑफ 50 लाख ऑन डी। अब बोल रहा है कि डी के ऊपर सेबी क्या कर दिया, पेनल्टी इंपोज कर दिया। सेबी क्या किया, डी के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दिया, कितना रुपए का? 50 लाख रुपीस का, 50 लाख रुपए का पेनल्टी इंपोज कर दिया, क्योंकि डी SZN लिमिटेड में इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा था। SZN लिमिटेड में क्या कर रहा था? इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा था, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन डी डायरेक्टर किसका है? ARN लिमिटेड का। ओके, ड्यू टू दिस इंसिडेंट डी गॉट अ हार्ट अटैक, डी को हार्ट अटैक आ गया, डी को क्या आ गया? हार्ट अटैक आ गया, मर गया वो। ओके, एंड डाइड ऑन 18th में, 14 मई को नोटिस मिला था और 18th मई को क्या हो गया? डी डाइड, 4 दिन में मर गया। ठीक है, अब बोल रहे एल इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एल क्या है? एल लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। एल क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ओके ओके, बोल रहा है एल इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एल बोल रहा है एल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है पे करना? बोल रहा है क्या एल का रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ, एल का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एल उससे रिकवर कर सकता है ना, अंडर द सेबी एक्ट बोल सकते हैं ना, रिकवरी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जो एल से भी रिकवर कर सकता है। ठीक है, एल से भी रिकवर कर सकते हैं, तो एल इज लायबल टू पे बिकॉज ही इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ही इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, ही इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो एल इज लायबल टू पे, एल इज लायबल टू बिकॉज एल इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सिंस एल इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, SEBI can initiate recovery proceedings against L. Okay. What constitute an offense of an individual under section 20 of the Depositories Act, which and what are the penalties provided under the act for such an offense? देखो डिपॉजिटरी के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछ लिया, शानदार क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो ऑफेंसेस, इफ एनी पर्सन फेल्स टू फॉलो द डिपॉजिटरी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन देन इंप्रिजनमेंट अप टू 10 years और फाइन अप टू 25 crore और बोथ। इफ एनी पर्सन फेल्स टू पे द पेनल्टी इंपोज ऑन हिम देन ही शैल बी लायबल फॉर इंप्रिजनमेंट मिनिमम 1 year, मिनिमम 1 month, मैक्सिमम 10 years और फाइन अप टू 25 crore और बोथ। इन केस ऑफ ऑफेंसेस बाय कंपनी देन ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल, ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल। तो ऑफेंसेस तो एकदम ईजी था ना, ऑफेंसेस एकदम ईजी था। ओके, चलिए। Okay, in the last board meeting of BPR Limited, its board suggested to explore the possibility of entering in the business of intermediaries. Intermediaries का business करना वो लोग को, being their company secretary and list the general obligation of intermediary as prescribed by the Securities and Exchange Board of India and state the period for which the certificate of registration remains valid. Okay, तो बोल रहा है कि यार इंटरमीडियरी का जनरल ऑब्लिगेशन क्या है वो आपको बताना है, तो एकदम इजी हो गया ना, जनरल ऑब्लिगेशन इंटरमीडियरी का बताना है, एकदम इजी हो गया ना। जनरल ऑब्लिगेशन फटाफट से हम लोग बता देंगे, फटाफट से। तो ये देखिए, जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरमीडियरी, एवरी इंटरमीडियरी शैल सबमिट टू सेबी एज ऑन 1st April ईच ईयर अ कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय अ कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, कंप्लायंस ऑफिसर बनेगा डेट। ओके, और शैल डिस्प्ले द फोटोकॉपी ऑफ इट सर्टिफिकेट एंड ईच प्लेस ऑफ द बिजनेस, शैल ऑल्सो डिस्प्ले द नेम कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, शैल मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड इंटरमीडियरी हैज कंप्लाइड दैट द इंटरमीडियरी हैज कंप्लाइड विद ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन एंड डिस्क्लोजर हैज बीन मेड। डिस्क्लोजर इन फॉर्म ए इज करेक्ट, डिस्क्लोजर इन फॉर्म ए इज करेक्ट। ओके, वैलिडिटी ऑफ registration is permanent unless surrendered or cancelled, unless surrendered or cancelled. Okay, done. Done. तो पार्ट ए अगर बोला जाए इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, एक दो क्वेश्चन गलत पूछा गया था। ठीक है, बाकी आपका एकदम पार्ट ए इतना डिफिकल्ट नहीं था। ये अगर बोला जाए पार्ट सेकंड 2A का जितना भी क्वेश्चन था बहुत इजी था, अगर 2A आप अटेम्प्ट करते तो बहुत इजी था 2A का क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उसके बाद 1 का, अगर 1 का बात किया जाए, 1 का ए तो ऐसे ही रॉन्ग क्वेश्चन था,
वन का बी आराम से आप कर लेते, वन का बी तो आराम से कर लेते ना, तो एकदम इजी क्वेश्चन था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था। ओके, अब आ जाए, थोड़ा लेंदी बोला जाए, थोड़ा लेंदी है, हाँ ठीक है। अब आ जाए सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, जिसमें पार्ट 2 जो कि 60 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का होता है पार्ट 2। ठीक है, आ जाइए पार्ट 2। पार्ट 2 में सबसे पहला चीज, बोनस इशू के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है, बोनस इशू के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है। He wants to know the restriction on bonus issue. और बोल रहा है कैन अ बोनस इशू बी विड्रॉन, अगर एक बार बोनस इशू करते हैं तो क्या वो विड्रॉ हो सकता है क्या? एकदम इजी क्वेश्चन है, हम लोग ने बोनस इशू भर भर के पढ़ रखा है, ठीक है, भर भर के पढ़ रखा है बोनस इशू, एकदम इजी वाला क्वेश्चन है। ये देखिए हम लोग ने आईसीडीआर में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? आईसीडीआर में पढ़ा है बोनस इशू के ऊपर में। तो आईसीडीआर से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट बहुत बार से आईसीडीआर के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, इस बार खाली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा इंस्टीट्यूट ने। इंस्टीट्यूट को क्या प्रॉब्लम है आईसीडीआर से पता नहीं। ओके, ठीक है। Bonus issue must be authorized by article. If the article is silent, pass SR in GM. Company should not have defaulted in fixed deposit or debt security. Company should not have defaulted in payment of statutory dues of employees like bonus, PF, gratuity. Paid up share must be covered into fully paid up. Promoter director should not be fugitive economic offender. ठीक है? If promoter or director has any SR equity share, then bonus shall also carry SR. Bonus shall be given out of free reserve, security premium, capital reserve. Bonus shares cannot be issued in lieu of dividend. Okay, bonus issue must be completed within 15 days or 2 months from the date of BM. अगर खाली बीआर एट बीएम कर रहा है तो 15 डेज के अंदर में कंप्लीट कर देना पड़ेगा। अगर एसआर इन जीएम भी चाहिए तो 2 महीना के अंदर में आपको बोनस कंप्लीट कर देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। बोनस इशू वंस अनाउंस कैन नॉट बी विड्रॉन। ठीक है, तो एक बार आप बोनस इशू अनाउंस कर देते हैं तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। Moon Limited is passing through its financial crisis. M, the new managing director, immediately on his joining wants to know from you about the objective for which a social bond can be issued. Social bond हम लोग ने कहाँ पढ़ा था? NCS रेगुलेशन में। कहाँ पढ़ा है? NCS रेगुलेशन में सोशल बॉन्ड पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी CSR में हम लोग ने पढ़ा था ना, CSR एक्टिविटीज सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वहां पे जितना भी CSR एक्टिविटीज है आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक सोशल बॉन्ड इशू कर सकते हैं, सोशल बॉन्ड इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको बताने का दरकार नहीं, आराम से आप आराम से इसका आंसर कर दोगे। ठीक है, तो इसके डिटेल में जाने का दरकार नहीं है। ओके, अब आ जाओ। Tech Solution Limited, a listed company with its high market capitalization, rank among the top 500 entities. ठीक है, top 500 entities में आता है वो। Its board director consists of 10 directors. बोला कंपनी में 10 डायरेक्टर्स है। कितना डायरेक्टर है? 10 ठो डायरेक्टर है। ओके, द चेयरपर्सन इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड ऑल्सो द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। तो चेयरपर्सन क्या है? चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है प्लस प्रोमोटर है, प्लस क्या है? प्रोमोटर है। ठीक है, द बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 4 एग्जीक्यूटिव है, ओके, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव है एंड 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। 3 क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। देयर इज 1 वुमेन डायरेक्टर हु इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट नॉमिनी फ्रॉम अ फाइनेंशियल। तो नॉमिनी डायरेक्टर है, नॉमिनी डायरेक्टर है। 1 क्या है? वुमेन है, जो कि क्या है? नॉमिनी है। तो नाइदर नॉन इंडिपेंडेंट है, नॉन एग्जीक्यूटिव भी है। ठीक है, शेयरहोल्डर रेजेस कंसर्न अबाउट द नॉन कंप्लायंस ऑफ सेबी रेगुलेशन, हेंस द कंपनी claims full compliance under SEBI regulation. As a company secretary, assess whether Tech Solution Limited is complying with SEBI LODR condition as amended and highlight the violation if any with reasons. तो देखो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपका रेगुलेशन नंबर 17 से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? रेगुलेशन नंबर 17 से पूछा गया है। तो ये हम लोग एक एक करके आपका देख लेते हैं कि भैया रेगुलेशन को कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो देखो रेगुलेशन नंबर 17 क्या बोलता है? एटलीस्ट 50% आपका नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 50% नॉन एग्जीक्यूटिव है कि नहीं है?
हम लोग का ये जो कंडीशन है, हम लोग का यहाँ जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्या बोला, 10 डायरेक्टर है, 10 डायरेक्टर में क्या होना चाहिए, 5 कम से कम नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो पहला कंडीशन रेगुलेशन नंबर 17 तुमने कंप्लाई नहीं किया है, ठीक है। और क्या कंडीशन कंप्लाई नहीं किया, और क्या कंडीशन कंप्लाई नहीं किया है, बताओ। पहला होना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव, 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। अगर टॉप 1000 है तो ये टॉप 500 है तो 1 वुमेन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए अगर आपका टॉप 1000 में है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर नहीं है, तो ये भी सेकंड वाला नॉन कंप्लायंस है। फिर अगर बोला चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव है, चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव है तब क्या होना चाहिए, 50% को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव और अगर रिलेटेड टू प्रमोटर है तब क्या होना चाहिए, तभी भी 50% इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 50% इंडिपेंडेंट नहीं है ना बाबू, ये क्वेश्चन में उन्होंने 50% इंडिपेंडेंट नहीं बोला है ना, 50% इंडिपेंडेंट नहीं हुआ ना यहाँ पे। यहाँ पे देखो 50% इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे खाली 3 ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कम से कम 5 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कंपनी का चेयरमैन रिलेटेड टू प्रमोटर है, रिलेटेड टू प्रमोटर है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये सारा कंडीशंस आपका सेटिस्फाइड नहीं है, तो सारा कंडीशंस आपको लिख के आना पड़ेगा कॉम्पोजिशन का, और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। Elaborate in detail the role of a company secretary under the SEBI listing obligation and disclosure requirement regulation 2015। LODR रेगुलेशन में रोल ऑफ सीएस आपको बता के आना है। फटाफट से रोल ऑफ सीएस बता दीजिएगा। रोल ऑफ सीएस क्या, लेटर एंड स्पिरिट में हो रहा है कि नहीं ये देखेगा, कंप्लायंस देखेगा डे टू डे, फिर उसके बाद जितना भी फॉर्म्स फाइलिंग हो रहा है वो देखेगा, कम्युनिकेशन देखेगा, फिर इन्वेस्टर ग्रीवांसेस देखेगा। ये सारा चीज हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग लिख देंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। Blue Sky Limited has recently received a notice from SEBI regarding violations of various provisions under the Act. While discussing this matter with the board, one of the series director raised a question regarding the manner of service of the summon and notice issued by SEBI. Being a company secretary, elaborate the procedures. तो समन कैसे नोटिस इशू, समन कैसे इशू कर सकता है यार, समन अफिक्स कर सकता है, तुमको हार्ड कॉपी देगा, 2 कॉपी में देगा, 1 कॉपी उसको दे देगा, 1 कॉपी अपने पास रखेगा, तुम्हारा ऑफिस तुम्हारा सीनियर मोस्ट मेंबर को देके जा सकता है। अगर तुम कंपनी का एम्प्लॉय है तो कंपनी को भी दे सकता है, कंपनी के ऊपर एड्रेस कर सकता है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट को एड्रेस करेगा, ठीक है। तो यार समन तो कुछ भी हो सकता है, समन तो हम लोग ने जेआईजीएल में भी पढ़ा है, ठीक है। डन, ठीक है। समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस कर सकता है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकता है, ठीक है। रिसीविंग एविडेंस को रिसीव कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, डिसीजन को एग्जामिन कर सकता है, विटनेस में, ये सब पावर है, ठीक है। सेबी के पास क्या है, ये सारा पावर है, ओके। आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी। ये सब पढ़ लिया ना हम लोग, 3A पढ़ लिया, 3B पढ़ लिया, 3C पढ़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 4A कर लिया, 4B कर लिया, ओके। अब 4C में आ जाओ। ASR लिमिटेड हैज वॉलंटरी डिलिस्टेड इक्विटी शेयर फ्रॉम द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑन 1 दिसंबर 2024। हाउएवर with recent changes in the top management, the new manager wants to get the share relisted in both the stock exchange with immediate effect. Advise the reason, the validity of the proposal suggested by new MD for relisting of share in both the stock exchange। बोला अगर एक बार डिलिस्ट हो जाएगा तो रीलिस्ट कैसे हो सकता है, ये पूरा कंडीशंस आपका पूछ रहा है। हम लोग रीलिस्टिंग का पीरियड यहाँ पे बता देंगे। रीलिस्टिंग का पीरियड क्या है, रीलिस्टिंग का पीरियड अगर आपका रीलिस्टिंग कराना है तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है ना, कूलिंग पीरियड। रीलिस्टिंग करना है तो कूलिंग पीरियड होता है। अगर कंपलसरी डिलिस्टिंग है तो 10 साल है, कितना है, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स है। अगर वॉलेंट्री है तो कितना है, 3 to 5 years है, 3 to 5 years डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। अगर डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो सब्सिडरी है तो 3 साल है, 5 साल अगर वॉलंटरी डीलिस्टिंग, अगर दोनों स्टॉक एक्सचेंज से एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिया है कि नहीं दिया है। बाकी सारा कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन सा आईसीडीआर रेगुलेशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये नहीं आप बोल सकते यार मैंने तो सब पहले सारा रेगुलेशन फॉलो किया था। आपको आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। डेटर्स का, डायरेक्टर का, प्रोमोटर लोग का जितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको मेट करना पड़ेगा, ओके। आ जाओ रेगुलेशन क्वेश्चन नंबर 5A। ग्लोरी लिमिटेड is a listed company. Glory Limited is a listed company with the National Stock Exchange of India. Proposed to buy back its share under SEBI buyback regulation. At the time of buyback proposal, ठीक है, at the time of buyback proposal, the company has a paid up share capital of 30 crores and free reserve of 60 crore. तो मतलब 90 crores का उसका paid up share capital plus free reserve था, ठीक है। The board of director approves the buyback of 25 crore. The company had secured debt 52 crores and unsecured 68। तो टोटल डेट कितना है कंपनी का, डेट इज टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए टोटल डेट कितना है कंपनी का,
68 प्लस 52, 68 प्लस 52 कितना हो गया? व्हाट इज 68 प्लस 52? 120, 120 करोड़ जिसका टोटल डेट है, 120 करोड़ क्या है? टोटल डेट है। ओके, द बायबैक प्राइस इज फिक्स्ड एट 250 पर शेयर एंड द करंट मार्केट प्राइस इज 230, वेदर अ प्रपोज्ड बायबैक इज इन कंप्लायंस विद सेबीज रेगुलेशन और नॉट। तो देखिए बायबैक के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कितना होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ओके, तो यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना है? 90 करोड़। तो डेट मींस 25% ऑफ 90 करोड़ कितना होता है? 25% ऑफ 90 करोड़ कितना होता है? 90 इंटू 25% कितना होगा? 22.5 करोड़ का बायबैक कर सकता है, 22.5 करोड़ का बायबैक कर सकता है। एंड प्रपोज बायबैक डेट इज टू इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? डेट इज टू इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। डेट इज टू इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। तो अभी डेट कितना है? 120 करोड़। अगर 2:1 रेशियो मेंटेन करके रखना है तो इक्विटी का कितना बायबैक कर सकता है? इक्विटी का कितना बायबैक कर सकता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इक्विटी कितना बायबैक कर सकता है? 60 करोड़ का, 60 करोड़ का बायबैक कर सकता है। तो यहाँ पे कितना करोड़ का बायबैक करेगा? 22.5 करोड़ का। देयरफॉर बायबैक अमाउंट कितना होना चाहिए एज पर रेगुलेशन? 22.5 करोड़ का बायबैक होना चाहिए, 22.5 करोड़ का बायबैक होना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 22.5 करोड़ का बायबैक होना चाहिए। बोला बायबैक का प्राइस 250 रखा है। बायबैक का प्राइस कितना रखा है? 250 रखा है। ओके, अब देखो कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 30 करोड़। कितना है? 30 करोड़। अब मैक्सिमम प्राइस ऑफ बायबैक कितना होगा? मैक्सिमम प्राइस अगर हम लोग को निकालना है, मैक्सिमम प्राइस कितना होना चाहिए? 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का तुम बायबैक कर सकता है, 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर का बायबैक कर सकता है। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है क्या? अब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग मान लीजिए ये मानते हैं कि 1 रुपये, एक तो शेयर 10 रुपये का है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ शेयर 3 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अब 3 करोड़ का कितना परसेंट बाय बैक कर सकता है? 30,000, 25%। दैट इज 7.5 लाख शेयर का बायबैक कर सकता है। 7.5 लाख शेयर का नहीं, सॉरी 75 लाख शेयर का बायबैक कर सकता है। 75 लाख शेयर का क्या कर सकता है? बायबैक कर सकता है। तो देखो 22 करोड़ है प्राइस, 22.5 है, डिवाइडेड बाय 0.75, बायबैक का प्राइस कितना होना चाहिए? 30 रुपया। ठीक है, 30 रुपया होना चाहिए। लेकिन अपने क्वेश्चन में आधा चीज दिया हुआ है ना, तो अपने बोल सकते हैं ठीक है, द कंपनी इज इन कंप्लायंस, कंपनी इज इन कंप्लायंस। अब बायबैक का प्राइस 250 रखा है, सही रखा है कि गलत रखा है, ये बताने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर देना जरूरी था। टोटल नंबर ऑफ शेयर जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग बायबैक का प्राइस नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग ये करके निकालते हैं, 3 करोड़ है, 3 करोड़ में अगर 25% बायबैक कर सकता है, 3 करोड़ शेयर है, उसमें से 25% बायबैक कर सकता है, 75 लाख का बायबैक करेगा। अगर बायबैक का अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक निकला है 22.5 करोड़, 3 3 6 7, ठीक है, 22.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 75 लाख, तो कितना आएगा? 30 रुपीज। कितना आएगा? 30 रुपीज आएगा। 30 रुपीज आएगा बायबैक का प्राइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि कंपनी ने बताया नहीं है एक शेयर 100 रुपए का है कि एक शेयर 10 रुपए का है कि एक शेयर 20 रुपए का है। यहाँ पे कुछ नहीं बताया। ठीक है, यहाँ पे खाली बताया एट द टाइम ऑफ बायबैक प्रपोजल द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इतना था, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्स बायबैक ऑफ 25 करोड़। 25 करोड़ का बायबैक अप्रूव किया है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कितना हो सकता है? 22.5 करोड़ का हो सकता है। तो बोर्ड को कितना अप्रूव करना पड़ेगा? 22.5 करोड़ का बायबैक अप्रूव करना पड़ेगा। 22.5 से ज्यादा का अगर बायबैक करना है तब उसको क्या लगेगा? ओके, तो अब यहाँ पे देखो कंपनी कितना बायबैक कर सकता है। अब देखो प्राइस के ऊपर हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, हम लोग खाली अमाउंट के ऊपर करेंगे। बायबैक का अमाउंट कितना होना चाहिए? 22.5 करोड़, लेकिन कितना किया है? 25 करोड़, तो गलत है। एक साल में हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक कर सकते हैं 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। और खाली बोर्ड ऑथराइज नहीं करेगा, बोर्ड खाली 10% तक अप्रूव कर सकता है, उसके बाद शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। अगर 10% से ज्यादा का बायबैक है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा, एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा। और नंबर 2, मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, ओके, और बोर्ड कितना कर सकता है? मैक्सिमम 10% ऑफ, मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ओके, डन। अब आ जाओ म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है। एक म्यूचुअल फंड है, फॉलोइंग डिटेल दिया हुआ है म्यूचुअल फंड का। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड दिया हुआ है, एक्रूड डिविडेंड दिया है, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया, अदर लाइबिलिटीज दिया हुआ है, लाइबिलिटीज दिया हुआ है। अब आपको क्या बोला हुआ है ना, यहाँ पे एनएवी निकालने के लिए, नेट एसेट बोला होगा निकालने के लिए। अपने को नेट एसेट निकालना है, स्कीम का क्या निकालना है? नेट एसेट निकालना है।
ठीक है, अब देखो ड्यूरिंग द ईयर द स्कीम हैज इशूड 15,000 न्यू यूनिट्स एट 22 पर यूनिट, द स्कीम हैड 8 लाख आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1st ऑफ अप्रैल। ठीक है, बोला ये देखो ये वाला आउटस्टैंडिंग ये कब दिया हुआ है, 31 ऑफ मार्च 2026 का डेटा दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले नेट एसेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेट एसेट। नेट एसेट निकालेंगे ना। नेट एसेट क्या है? पहले मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इक्विटी शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस, अदर रिसीवेबल, ये सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फिर लेस करेंगे क्या? मैनेजमेंट फीस, अदर एक्सपेंसेस, ट्रस्टीज का जो फीस है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, सबको माइनस करेंगे। तो कर लो 52 लाख प्लस 18 लाख प्लस 10 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,80,000 माइनस 1,50,000 1,20,000 70,000 1,60,000 कितना आया? 82,50,000। 82 लाख क्या करना है? सबको प्लस करना है। मार्केट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एक्रूड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस, अदर रिसीवेबल, सबको ऐड कर दो। 52 प्लस 18 52 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 3.2 52 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 3.2 प्लस 2.5 प्लस 1.8 माइनस 1.5 माइनस 1.2 माइनस 0.7 माइनस 1.6, तो कितना है? 82,50,000। ठीक है, अब बोला देखो कंपनी का कितना आउटस्टैंडिंग यूनिट था साल का स्टार्टिंग में? 8 लाख। फिर नया कितना इशू किया? 15,000। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग, टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2026 क्या हो गया? देखो क्योंकि 1 अप्रैल 2025 में इशू किया है ना, 2025 में कितना है? 8 लाख। फिर नया यूनिट इशू कितना किया है? 15,000। तो ठीक है, तो कितना हो गया? 8,15,000। कितना हो गया आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट? 8 लाख प्लस 15,000, तो क्या 8.15 लाख हो गया। 8.15 लाख हो गया। ओके, अब एनईवी आराम से निकल जाएगा। 82,50,000 डिवाइडेड बाय 8,15,000, 10.13। अब देखिए कोई लोग कर दिया होगा 8 लाख से डिवाइड, तो 8 लाख से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 8 लाख तो साल का स्टार्टिंग में था, फिर नया 15,000 यूनिट और इशू किया है ना। ठीक है, तो एनएवी निकल जाएगा। ठीक है, डन। सॉरी बंद हो गया। 10.12 या 10.13 कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। Green Earth Plantation, a collective investment management company registered under SEBI, it has launched a new plantation scheme and issued an offer document to public. The document stated the subscription list would remain open for 15 days. The company opened the subscription on 21st May and closed on 30th May. ठीक है, तो 21st को स्टार्ट किया और 30 को क्लोज कर दिया, जबकि बोला था कि 15 दिन के लिए खोलेगा, लेकिन खोला कितना दिन के लिए? 9 दिन के लिए। एट द टाइम ऑफ द क्लोजर द कंपनी हैज कलेक्टेड 14 करोड़ फ्रॉम 16 इन्वेस्टर। 14 करोड़ कलेक्ट कर लिया था, 14 करोड़ कलेक्ट कर लिया था कितना इन्वेस्टर से? 16 इन्वेस्टर लोग से। ओके, द कंपनी प्रोसीडेड द स्कीम एंड बिगेन यूटिलाइजिंग द फंड ऑन प्लांटेशन एक्टिविटी। एग्जामिन वेदर ग्रीन अर्थ प्लांटेशन हैज कंप्लाइड विद द रेगुलेटरी कंप्लायंस रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड गिव सपोर्ट टू योर आंसर। ठीक है, तो सीआईएस के ऊपर ये क्वेश्चन है। सीआईएस का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि जो कंपनी ने सब्सक्रिप्शन खोला था 10-15 दिन के लिए बोला था खोलेगा, लेकिन खोला 9 दिन के लिए ही। ठीक है, फिर उसके बाद अमाउंट भी आ गया, पैसा को इन्वेस्टमेंट चालू भी कर दिया, यूज करना चालू कर दिया। ये ठीक है कि नहीं है बताने के लिए बोला है। ठीक है, ओके तब देखो सीआईएस स्कीम में बोला गया है, अंडर द सीआईएस का सेबी सीआईएस रेगुलेशन में क्या बोला गया है? नंबर 1, आपका जो ऑफर है सब्सक्रिप्शन लिस्ट शुड रिमेन ओपन नॉट मोर देन 15 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिन के लिए खुला था? 21 to 30, 10 डेज के लिए खुला था, 10 डेज के लिए खुला था। लेकिन कंपनी ने ऑफर डॉक्यूमेंट में बोल दिया था कि हम लोग का ऑफर खुला रहेगा 15 दिन के लिए। तो ये भी गलत है, ये गलत है कि उन्होंने ऑफर गलत तरीके से खोला, गलत तरीके से बंद किया। फिर उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना होना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए एटलीस्ट 20 करोड़। 20 करोड़ का होना चाहिए, लेकिन अपना कंपनी ने कितना रेज किया? खाली 14 करोड़। ठीक है, फिर नंबर 3, मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर कितना होना चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर होना चाहिए कितना? एटलीस्ट 20 होना चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर भी 20 नहीं है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। अगर कंपनी रिफंड नहीं करता है टाइमली पैसा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ठीक है, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ये देखो
In the event of failure to refund the amount refundable should be refunded within a period of 6 weeks from the date of the closure of the subscription list. Okay, if in the event of the failure to refund the amount, collective investment management company have to pay interest to the applicant at the rate of 15% per annum at the expiry of 6 weeks. ठीक है, 6 weeks का एक्सपायरी के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसने 14 करोड़ ही रेज किया ना, 14 करोड़ रेज किया, अभी तक 20 करोड़ रेज नहीं किया ना, तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया रीच नहीं होता है, तो उसको रिफंड करना पड़ेगा पैसा. ओके, चलो. अब देखो, शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है. डिबेंचर ट्रस्टी का ऑब्लिगेशन बोला है इन द इशू एंड लिस्टिंग ऑफ एनसीएस. तो डिबेंचर ट्रस्टी का क्या ऑब्लिगेशन है कि भैया कि जो आपका एसेट है जिसके बेसिस में आपने डिबेंचर इशू किया है वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए. फिर उसके बाद जितना भी बोर्ड मीटिंग हो रहा है उसको बोर्ड मीटिंग को भी आपको डिबेंचर ट्रस्टी को दिखाना पड़ेगा. कंपनी का जितना भी बोर्ड मीटिंग है, ये पूरा हम लोग ने डिबेंचर ट्रस्टी का जितना भी ऑब्लिगेशन है हम लोग ने सारा कर रखा है. ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टी का ऑब्लिगेशन ये देखिए, डिबेंचर ट्रस्टी का जितना भी ऑब्लिगेशन है हम लोग ने सारा पढ़ रखा है. ठीक है, सारा हम लोग ने पढ़ रखा है. तो डिबेंचर ट्रस्टी का हम लोग का ऑब्लिगेशन पढ़ने का दरकार नहीं है. ठीक है, ठीक है. तो ये देखिए, डिबेंचर ट्रस्टी के ऊपर बहुत सारा हम लोग ने पढ़ रखा है. ठीक है, obligation of debenture trustee. ठीक है, power of protection of the interest of the holders of the debt security including right to appoint a nominee director on the board of the issue in consultation with the holders of the debt security in accordance with the law. Okay, supervise the implementation of the conditions. ठीक है, monitor the security covers. तो ये सब हम लोग ने पढ़ रखा है. ठीक है, हम लोग ने पढ़ रखा है. तो ये आप आराम से ड्यू डिलीजेंस करेगा. डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा, एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट देगा इन केस ऑफ डेट सिक्योरिटी, इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड डेट सिक्योरिटी. ठीक है, एज पर शेड्यूल 4 एंड शेड्यूल 4A. ओके, चलो. चलो, तो डिबेंचर ट्रस्टी के ऊपर तो यार बहुत कुछ पढ़ रखे ना. डिस्कवर्ड प्राइस क्या होता है, डिस्कवर्ड प्राइस डीलिस्टिंग के केस में बोला ना, एक डिस्कवर्ड प्राइस होता है. क्या होता है, एक डिस्कवर्ड प्राइस होता है, एक ऑफर प्राइस होता है, एक ऑफर प्राइस होता है. ठीक है, तो डिस्कवर्ड प्राइस से हम लोग कंपेयर करते हैं ऑफर प्राइस को. डिस्कवर्ड प्राइस क्या होता है, रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से पता चलता है. ठीक है, ये देखिए डिस्कवर्ड प्राइस. ओके, तो हम लोग ने ये देखिए पूरा आपका पढ़ा था ना, डिस्कवर्ड डीलिस्टिंग रेगुलेशन में एक डिस्कवर्ड प्राइस होता है. ठीक है, एक्वायर क्या कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है डिस्कवर्ड प्राइस को. ठीक है, या तो एक्सेप्ट भी कर सकता है. ठीक है, तो पूरा डिस्कवर्ड प्राइस के ऊपर हम लोग ने एक शॉर्ट नोट भी बना के लिखा था, तो वो पूरा शॉर्ट नोट आप लिख सकते हो. ओके, प्रोहिबिशन ऑफ बाईबैक. ठीक है, बाईबैक का प्रोहिबिशन भी हम लोग पढ़ लिए हैं. ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, अभी हम लोग ने नोट देखा ना ट्रस्टी का, तो वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रस्टी भी था. ठीक है, जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, ये भी हम लोग ने कर रखा है. ठीक है, तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ओके, अब आ जाओ एलओडीआर में. एलओडीआर का एक और क्वेश्चन पूछा 6A का 1 में पूछा है, एन अ न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ अ न्यू एज इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी विद अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन इट्स फर्स्ट बोर्ड मीटिंग देयर इज एन एजेंडा आइटम फॉर ओमनीबस अप्रूवल. ठीक है, ही वांटेड टू अंडरस्टैंड यू द रिक्वायरमेंट फॉर ओमनीबस अप्रूवल. तो ओमनीबस अप्रूवल यार स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन है. ओमनीबस अप्रूवल का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए होता है ओमनीबस अप्रूवल. ठीक है, कितना साल के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है. ठीक है, रेकरिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर होता है, रेकरिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर होता है. ठीक है, अगर अमाउंट अगर आप पता नहीं चल पा रहे क्या पर्पस के लिए यूज करोगे, तो ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये सब हम लोग ने देख लिया ना. रेकरिंग नेचर का होना चाहिए, रिव्यू करेगा ऑडिट कमेटी, उसको बार बार रिव्यू करेगा. ओमनीबस अप्रूवल देता कौन है, ऑडिट कमेटी देता है. हम लोग ने पूरा जबरदस्त तरीके से ओमनीबस अप्रूवल भी पढ़ रखा है. ओके, Star Limited is a listed company with IGP. In the recent past, it has made its IPO. However, the forthcoming board meeting there is an agenda for delisting of equity shares. ठीक है, list down the compliance of delisting equity share in case of IGP. अगर बोले IGP प्लेटफॉर्म में कोई लिस्टेड है और वो अपने आप को डिलिस्टिंग कराना चाहता है, तो उसके लिए क्या रेगुलेशन है, वो पूछा है कि IGP में अगर आपको डिलिस्टिंग कराना है तो क्या रेगुलेशन है. IGP का लिस्टिंग तो एकदम ईजी, IGP का डिलिस्टिंग तो एकदम ईजी है ना. वही आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, 90% ऑफ द शेयर होल्डर का लगेगा ना अप्रूवल. ठीक है, जिससे कि पोस्ट प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 90% हो जाना चाहिए. मतलब आपका पोस्ट डिलिस्टिंग प्रमोटर का शेयर होल्डिंग आपको 90% करना पड़ेगा. एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, काउंटर ऑफर भी देना पड़ेगा. फिर उसके बाद आईजीपी से आप तभी डिलिस्टिंग कर सकते हो अगर आप 1 साल तक लिस्टेड हो. 1 साल तक क्या है, आप लिस्टेड हो. ओके, कोई आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए. ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस करना पड़ेगा, बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. ठीक है, फिर उसके बाद
21 दिन के अंदर अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 21 दिन के अंदर अंदर में आईजीपी से आप डिलिस्टिंग हो जाओगे। हम लोग ने पूरा आईजीपी प्लेटफॉर्म से डिलिस्टिंग आपका पड़ चुका है, ठीक है। अब देखो ग्रो मोर प्लेटफॉर्म में वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द म्यूचुअल फंड, वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द म्यूचुअल फंड, एकदम इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। सबसे पहला क्लास में हम लोग पढ़ते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद द म्यूचुअल फंड, क्या क्या रिस्क है, ओके। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया है। रिस्क इन्वॉल्व इन अ म्यूचुअल फंड, सीसी लिव, क्रेडिट रिस्क, कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, वॉलेटिलिटी रिस्क, ठीक है। अदर रिस्क भी था ना, एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन, टू मच कॉन्सेंट्रेशन, अनरिसर्च फोकस, पुअर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फंड मैनेजर्स आर नॉट अकाउंटेबल एज पर द रिटर्न, ओके, एज फॉर पुअर रिटर्न। पुअर रिटर्न होता है तो हम लोग ने फूफा जी का एग्जाम्पल दिया था ना इस केस में। तो बहुत ही कोई ज्यादा टफ पेपर नहीं था। ये बोला गया था कि हाँ थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा सा टेक्निकल पेपर था। और रहा बात, अगर ये पूछा जाए किस किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग से नहीं पूछा, एसबीईबी से नहीं पूछा, पीएफयूटीपी से नहीं पूछा, एसएसटी नहीं से पूछा, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से सोचो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ जगह पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि मतलब शॉकर दिया कि बच्चों लोग सोच के नहीं जाते कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन इजी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा आपका ऑफबीट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। ओके, ठीक है, डन। और हम लोग ने पेपर एनालिसिस पूरा किया था। पेपर एनालिसिस हम लोग ने जब पेपर आया था उसके बाद हम लोग ने बताया था किस किस चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। किस किस चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया हम लोग ने पूरा डिस्कस किया। अब आप ये पेपर के देखोगे एंड में तो समझ में आ जाएगा कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे बोला जाए तो इतना डिफिकल्ट नहीं था। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो आपका गलत था। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।